हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। देखिए स्टूडेंट, हम कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ठीक है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधुपाय अधिनियम 2022। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखना। आपको खुद ये रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। अगर ये एक्ट आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पैटर्न क्या है पढ़ने का? हम अपना बेयर एक्ट हमेशा अपने पास रखते हैं। जितने भी सेक्शंस होते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं अपने सेक्शन के सामने लिख लेते हैं। हर सेक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो सॉल्व करते हैं और साथ के साथ हम एग्जांपल्स भी अपने एग्जांपल्स भी देखते हैं ताकि क्या हो, हमारी एक्ट पर बहुत ही अच्छी कमांड आ जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, इससे पहले जब मैंने आपको जेडी जेल एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, आपके स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। आप स्टूडेंट के कहने पर कि मैम आप एपीओ का भी स्टार्ट करना, इसी तरीके से लोकल लॉज और माइनर लॉज पे तो बहुत अच्छी से कमांड आ जाएगी। तो हम आज अपना एपीओ का वही टारगेट माइंड में रख के उसी पैटर्न से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 5 तक मैंने पढ़ा दिया, सेक्शन 6 से आज स्टार्ट करना है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 और सेक्शन 6, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप इसके कीवर्ड्स अभी लिख लो। देखो, सेक्शन 3 तो सबसे अलग है, जनरल प्रोविजन की बात कर रहा है, अनफेयर मीन्स को यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है और सेक्शन 6 है, इसमें स्टूडेंट जनरली क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कीवर्ड्स लिख लेना। जो सेक्शन 4 है वो ऑथराइज्ड पर्सन से रिलेटेड है। सेक्शन 4 क्या है? ऑथराइज्ड पर्सन से रिलेटेड है। सेक्शन 5 इंटरेस्टेड और एंगेज जो पर्सन होते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, और जो सेक्शन 6 है वो अनऑथराइज्ड, ठीक है, जो पर्संस होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो सेक्शन 4 आपको याद रखना है, ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्वेश्चन पेपर को पजेस नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो टाइम से पहले क्या नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सेक्शन 5 क्या कह रहा है, जो इंटरेस्टेड पर्संस हैं वो क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको लीक नहीं करेंगे। ये सेक्शन 5 में बात की गई है। सेक्शन 6 अनऑथराइज पर्सन क्या नहीं करेंगे, आज हम सेक्शन 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर रखेंगे। सेक्शन 6 कहता है अनऑथराइज पर्सन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और ओएमआर शीट, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका एवं अथवा ओएमआर शीट का अनधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। अगर आप देखेंगे तो ओएमआर शीट वगैरह की बात भी पहली बार सेक्शन 6 में ही अभी की गई है। इसके देखिए क्लॉज 2 है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखी है। ठीक है, बेयर एक्ट तो क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है। बेयर एक्ट को कैसे सिंप्लीफाई तरीके से हमें समझा जाए, क्योंकि आपको पता है अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, बेयर एक्ट को भी और साथ के साथ हमें कैसे कमांड आए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन 6 क्या बात करता है, सेक्शन 6 अप्लाइज टू अ पर्सन who is not lawfully authorized to possess examination material। सेक्शन 4 में क्या था, पर्सन ऑथोराइज था। ठीक है, पर्सन वो ऑथोराइज था कि उसके पास जो पोजेशन है वो ऑथोराइज पोजेशन है। लेकिन सेक्शन 6 क्या कह रहा है, सेक्शन 6 वहां अप्लाई होगा जो पर्सन लॉफुली ऑथोराइज नहीं थे एग्जामिनेशन मटेरियल को अपने पास रखने के। ठीक है, तो वो ये कह रहा है इस क्लॉज ए, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर such person shall not procure, attempt to procure or possess the question paper or answer sheet or OMR sheet or any part or copy thereof in any form। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या कह रहा है ये प्रश्न, धारा 6 ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो परीक्षा सामग्री रखने के लिए विधि पूर्वक अधिकृत नहीं है। ठीक है, आप कोई भी एग्जामिनेशन मटेरियल अपने पास नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लॉफुली ऑथराइज नहीं है। सेक्शन 6 ने ये बात कही है। और क्या बोला, प्रश्न पत्र जो वितरण से पहले ऐसा व्यक्ति ना तो प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, ओएमआर शीट अथवा उसकी किसी प्रति या किसी भाग को किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो बात क्या लिखी है, तो वो जो टाइम है क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, ठीक है, उससे पहले वो अपने पास ना तो उस क्वेश्चन पेपर को रखेगा, ना ही उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, ना ही आंसर शीट लेगा। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, उसका एग्जाम नहीं है, ठीक है, और
वो उसके पास एग्जाम नहीं है तो वो क्वेश्चन पेपर भी अपने पास तब तक नहीं रख सकता जब तक कि वो एग्जाम जो है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, सब बच्चों ने एग्जाम दे दिए। अब उसके बाद तो अब वो किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच जाए वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, चाहे वो लॉफुली ऑथराइज है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में क्लियर रखनी है। तो वो ना तो क्या करेगा, ना ही तो वो इसको प्राप्त करेगा, ना ही वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ना ही उसको अपने कब्जे में रखेगा। कौन सा व्यक्ति? जो कि क्या है, विधि पूर्वक अधिकृत नहीं है परीक्षा सामग्री अपने पास रखने के लिए, लेकिन एक टाइम पीरियड भी दिया है कि क्वेश्चन पेपर होने से पहले पहले अपने पास नहीं रख सकता। ये जो टाइम ना, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये ही एमसीक्यू बनेगा। तो माइंड में याद रखना। जनरल आप लॉजिक भी लगाओगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर तो आज के टाइम में किसी भी व्यक्ति के पास आपको मिल जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि वो मतलब लॉफुली ऑथराइज्ड हो। लेकिन क्या देखना है आपको, जब वो क्वेश्चन पेपर उसके पास आया, उससे पहले क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, तब तो फिर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा बंदा उसके पास क्वेश्चन पेपर पहले से आ गया, लेकिन वो लॉफुली ऑथराइज नहीं है, ना ही क्वेश्चन पेपर अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सेक्शन 6 अप्लाई हो जाएगा। क्लॉज बी क्या कहता है? सच पर्सन शैल नॉट कम्युनिकेट और ऑफर टू कम्युनिकेट एनी इंफॉर्मेशन विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव इज रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर। अब ऐसा व्यक्ति जो लॉफुली ऑथराइज नहीं है अपने पास परीक्षा सामग्री रखने का, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल है उससे अपने पास रखने के लिए लॉफुली ऑथराइज नहीं है। अब ऐसा पर्सन, ठीक है, क्या नहीं करेगा? ना तो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करेगा, ना ही ऑफर करेगा ऐसी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए जो उसको लगता है, नोज और या रीजन टू बिलीव है कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बात हो सकती है। ठीक है, तो फिर वो ये काम भी नहीं करेगा। तो क्लॉज ए में क्या बात हुई है कि वो ऐसे मतलब प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, और क्लॉज बी में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये दो चीजें, इनको आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर हो गया, आंसर शीट, ओएमआर शीट इससे रिलेटेड है। ठीक है, और जबकि क्वेश्चन जो इसका सेक्शन, जो इसका क्लॉज बी है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या कहता है क्लॉज बी? और एक बात और याद रखना, एक्चुअल नॉलेज इज नॉट एसेंशियल, इवन रीजन टू बिलीव इज सफिशिएंट। एग्जाम्पल से समझ आएगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई जानकारी, ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो लॉफुली ऑथराइज नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई जानकारी, ऐसा व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी किसी अन्य को नहीं देगा, ना ही देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे जानकारी है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह प्रश्न पत्र से संबंधित है। अगर मैं एक पर्सन हूं और मैं लॉफुली ऑथराइज नहीं हूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, तो फिर मैं वो इन्फॉर्मेशन भी इम्पार्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तो क्या वो मैं इन्फॉर्मेशन भी क्या किसी को नहीं दूंगी। एग्जाम्पल देखो, इस धारा में जो रीजन टू बिलीव है ना, वो भी पर्याप्त है। केवल प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक नहीं है कि आपके पास एक्चुअल नॉलेज हो, जरूरी नहीं है। एक्चुअल नॉलेज इज नॉट असेंशियल, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें रीजन टू बिलीव वर्ड भी लिखा है, और रीजन टू बिलीव होना भी सफिशिएंट है। इसका मतलब अगर आपको कहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो इंफॉर्मेशन मत देना, वरना सेक्शन 6 के अंदर लायबल हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ड्यूरिंग अ पुलिस रेड a coaching institute is found in possession of tomorrow's question paper and OMR sheet। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पुलिस ने छापा मारा एक कोचिंग सेंटर में। पुलिस ने जब छापा मारा तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास क्या मिला? उसके पास एक प्रश्न पत्र भी मिला है, ओएमआर शीट भी मिली है उस एग्जाम की जो कल होने वाला है। अब यहाँ पर वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या वो ऑथराइज है उसको अपने पास रखने के लिए? नहीं है ना। ना तो वो ऑथराइज या पजेस करने के लिए ये क्वेश्चन पेपर, ना ही आंसर शीट, ना ही ओएमआर शीट वो उसके पास मिली है। तो ऐसे जो अनऑथराइज पर्सन है उसको सेक्शन 6 के अंदर लायबल ठहराएंगे। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाज नॉट ऑथराइज्ड टू पजेस देम। कोचिंग संस्थान को इन्हें रखने का कोई अधिकार नहीं था। अब मेरे साथ साथ रिपीट करना है आपको। सेक्शन 3 जनरल प्रोविजन है जो ये कहता है अनफेयर मीन का यूज नहीं करेंगे। सेक्शन 4 कहता है जो ऑथराइज पर्सन है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी, जिनको पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए लगाया गया है, वो टाइम से पहले ना तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वेश्चन पेपर, ना ही उसको लीक वगैरह करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 4 का कीवर्ड आपको याद रखना है कि पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं करेंगे ऑथराइज्ड पर्सन। सेक्शन 5 किससे रिलेटेड था कि जो इंटरेस्टेड है और जो एंगेज्ड है एग्जामिनेशन वर्क में, ऐसे पर्सन, ठीक है, तो ये कौन से पर्सन है? जो इंटरेस्टेड है और एंगेज्ड है। ऐसे पर्सन क्या नहीं करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं देंगे, ना तो डायरेक्टली देंगे ना ही इनडायरेक्टली। एग्जांपल दिया था
मैंने कि जो सारा मोस्ट ऑफ द पोर्शन लॉ 1 से आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन पेपर तो नहीं बताया, लेकिन लॉ से उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो दे दी। तो ऐसा भी नहीं करेंगे जो पर्सन इंटरेस्टेड है। सेक्शन 6 कह रहा है अनऑथराइज पर्सन है, ना तो वो पजेस करेगा, ठीक है, ना ही उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देगा। और वो जो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, या तो उसको नॉलेज है कि ऐसा करूंगा तो ये क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, या उसको रीजन टू बिलीव है। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। तो सेक्शन 6 अप्लाई हो जाएगा। अभी एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। सेक्शन 6 कहां पर अप्लाई हो रहा है, किस पर अप्लाई हो रहा है? अनऑथराइज पर्सन पे। ये क्या क्या कवर कर रहा है सेक्शन 6? क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को और ओएमआर शीट को। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? पोजेशन को भी, प्रोक्योरमेंट को भी और अटेम्प्ट को भी, और रीजन टू बिलीव को भी सफिशिएंट माना है। दो इंटेंशंस की बात की गई है, कौन कौन सी? एक तो नो नॉलेज और एक रीजन टू बिलीव, ठीक है। अनधिकृत व्यक्ति पर लागू होता है। प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर शीट तीनों से सम्मिलित है। प्राप्त करना, प्राप्त करने का प्रयास एवं कब्जा भी शामिल है, और विश्वास करने का कारण भी पर्याप्त होता है। आपका एमसीक्यू यहाँ से ही बनेगा, रीजन टू बिलीव से। जब आपको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे तो उसमें लिखेंगे कि ही हैज रीजन टू बिलीव कि ऐसा करने से क्वेश्चन पेपर क्या है, वो इम्पार्ट कर रहा है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। तो क्या वो सेक्शन 6 के अंदर लायबल होगा या नहीं होगा? फिर दूसरा स्टेटमेंट देंगे कि उसको ऐसी नॉलेज है। फिर देंगे बोथ ए एंड बी, तो आपको बोथ ए एंड बी लगाना है, क्योंकि दोनों ही वर्ड यूज हुए हैं, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। देखो, जो मैं आपको भी बता रही हूँ ना, कि बेसिकली बैचेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यूट्यूब की क्लासेस में सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने की। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये बात बता देना कि आप जुडिशरी प्रेप हब को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है बहुत ही अलग क्राइटेरिया है, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एमसीक्यूज वगैरह सब पूरा क्लैरिटी के साथ। अब आप बताओ, इस तरीके से हमने पढ़ लिया सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, कभी जिंदगी में आप इस क्वेश्चन में गलती नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। सेक्शन 4 जो अप्लाई होता है, किन तरीके के पर्सन पर अप्लाई होता है? हर एग्जामिनी पर होता है, परीक्षार्थी पर होता है? नहीं, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कोई भी सामान्य व्यक्ति पर अप्लाई होता है। सी, पर्सन ऑथराइज बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज इन कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक एग्जामिनेशन, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अपने कर्तव्यों के कारण अधिकृत व्यक्ति। या डी, पुलिस ऑफिसर ओनली, केवल पुलिस अधिकारी। तो जो सेक्शन 4 है वो किस पर अप्लाई हो रहा है? एग्जामिनी पर या एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर आप बेस्ट आंसर चूज करेंगे, एग्जामिनी की तो बात यहाँ पर की नहीं गई, क्योंकि अनऑथराइज पर्सन की बात की गई, और अनऑथराइज पर्सन तो पब्लिक का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो अगर हम इसमें बेस्ट ऑप्शन में जाए तो इसका आंसर बी होगा। देखिए, इसका आंसर, एक सेकेंड, इसका आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 4, सेक्शन 6 नहीं, ठीक है। सेक्शन, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज है, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से रिलेटेड है। तो जो सेक्शन 4 है किससे, जो सेक्शन 4 है किस पर अप्लाई होता है? हमें पता है, ऑथराइज पर्सन की बात करता है। तो सेक्शन, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पर्सन ऑथराइज बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। फिर है जो सेक्शन 4 से रिलेटेड है, बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर ओपनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अनऑथराइज पर्सन शैल नॉट, प्रश्न पत्र खोलने एवं वितरण करने के लिए जो निर्धारित समय है उससे पहले ये जो अधिकृत व्यक्ति है क्या नहीं करेगा? जैसे टीचर्स होते हैं, उनको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, बोला जाता है कि आप इसको इस टाइम से पहले नहीं ओपन करेंगे, तो ऐसा वो नहीं करते। तो वो जो टाइम है, किस टाइम से मतलब कब ओपन द क्वेश्चन पेपर, लीक द क्वेश्चन पेपर, या सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रश्न पत्र खोलने एवं वितरण के लिए निर्धारित समय से पूर्व ये जो अधिकृत व्यक्ति है क्या नहीं करेंगे? चारों चीज नहीं करेंगे, ना तो उस क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे, नहीं लीक करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेक्शन 4 है वो प्रोहिबिट करता है क्या? जो अनऑथराइज पर्सन है कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देगा रिलेटिंग टू क्वेश्चन पेपर, ठीक है। धारा 4 के अनुसार जो अधिकृत व्यक्ति है वो प्रश्न पत्र से संबंधित गोपनीय जानकारी किसे नहीं दे सकता? किसको नहीं देंगे हम इंफॉर्मेशन? एनी पर्सन को, या सिर्फ एग्जामिनी को, या फिर एनी पर्सन और एग्जामिनी, या फिर एग्जामिनेशन अथॉरिटी ओनली। अब इसका बेस्ट आंसर चूज करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली आंसर सी पर जाएंगे, ना किसी पर्सन को देगा ना ही किसी एग्जामिनी को देगा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो प्रोहिबिटेड इन एडिशन टू गिविंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन? सेक्शन 4 ने ये बात तो की कि आप गोपनीय जानकारी नहीं देंगे, लेकिन सेक्शन 4 एक और बात कहता है कि आप गोपनीय जानकारी के अलावा और क्या चीज नहीं करेंगे? तो क्या प्रॉमिस नहीं करेंगे टू गिव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन? गोपनीय जानकारी देने का वादा भी नहीं करेंगे? क्या ये बात भी सेक्शन 4 में लिखी गई है? या फिर अटेम्प्ट टू लीक द क्वेश्चन पेपर, ये नहीं करेंगे? या सी,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर आफ्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट। ये जो वर्ड होते हैं ना आफ्टर बिफोर, यही अगर आपको समझ आने लगे ना तो आप तो अपने आंसर पर ऐसे ही पहुंच जाएंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ओपन, ये जो अटेम्प्ट टू लीक द क्वेश्चन पेपर, या फिर प्रॉमिस टू गिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर आफ्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट, या इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट, तो सेक्शन 4 में और क्या चीज लिखी थी? तो हमने क्या देखा था? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक और चीज लिखी थी कि आप क्या नहीं करेंगे? प्रॉमिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कि ये एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर रहा है कि ना तो आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे, ना ही ऐसी जानकारी देने का वादा करेंगे। ठीक है, जो सेक्शन 5 है वो अप्लाई होता है कौन से पर्सन पर? तो अब देखो, हमने ट्रिक हमें पता था, तो हमने ट्रिक पहले बना रखी है 4, 5, 6 की। 4 में हमने पढ़ लिया ऑथोराइज, 5 में हमने पढ़ लिया इंटरेस्टेड, और 6 में हमने पढ़ लिया अनऑथोराइज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर लगा दो। क्या है? सेक्शन 5 अप्लाईज हो रहा है किन पर्सन पर लागू होता है? ये सेक्शन 5 हमें पता है, इंटरेस्टेड और एंगेज्ड इन एग्जामिनेशन वर्क, जिसे परीक्षा संबंधी कार्य सौंपा गया हो या उसमें लगा हुआ हो, तो सेक्शन 5 उस पर अप्लाई होता है। सिंपल, आंसर ए है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वर्क। ठीक है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या है? परीक्षा कार्य के दौरान कोई जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, तो क्या हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं? क्या हम उसको बेच सकते हैं? या फिर वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी अनलेस डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं ये बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन 5 से ही है, जो कि इंटरेस्टेड जो पर्सन है उससे रिलेटेड है, कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा, और तब तक नहीं करेगा जब तक कि अगर उसको लॉ मतलब ऑफिशियल ड्यूटी द्वारा परमिट ना कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। ठीक है, सी यही बात करता है ना, परीक्षा कार्य के दौरान प्राप्त जानकारी की गोपनीयता की रक्षा करता है। देखिए, सेक्शन 4 में भी हमने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात की थी, लेकिन वो ऑथराइज पर्सन की बात की थी, और सेक्शन 5 में हम पढ़ रहे हैं जो इंटरेस्टेड पर्सन है। ठीक है, जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो एंगेज्ड है पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम कर रहा है, तो क्या करेगा? वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा जो उसको नॉलेज, ठीक है, जो उसकी नॉलेज में कैसे आई है, उस काम को जो इंटरेस्ट किया गया उस काम को, उसकी वजह से उसको ये इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो दोनों चीज इसमें ऐड है। सेक्शन 5 क्या प्रोहिबिट कर रहा है? किस पे प्रतिबंध लगाता है सेक्शन 5? डायरेक्ट डिस्क्लोजर पर खाली, या फिर इनडायरेक्ट डिस्क्लोजर पे भी? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो लॉ के जो बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट 1 से आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट डिस्क्लोजर तो नहीं है, तो इनडायरेक्ट डिस्क्लोजर है, लेकिन है तो ना, इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज की है ना आपने। तो सेक्शन 5 कहता है दोनों ही तरह की चीज है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप दोनों ही तरीके का डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, इसका आंसर है सी, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्क्लोजर। ठीक है, उसके बाद देखिए, द सेक्शन एक्सप्रेसली प्रोहिबिट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेक्शन 6 है वो किस पर अप्लाई हो रहा है? 4 हमने कर लिया, 5, 6 किस पर अप्लाई होता है? अनऑथराइज पर्सन पर। तो बताइए, ए लॉफुली ऑथराइज पर्सन, जो विधि पूर्वक अधिकृत व्यक्ति होते हैं, या पर्सन नॉट लॉफुली ऑथराइज? तो इसका आंसर हमें पता है, बी, सिंपल। ठीक है, सेक्शन 6 स्पेसिफिकली किस पर अप्लाई होता है? उन व्यक्ति पर अप्लाई होता है जो परीक्षा सामग्री रखने के लिए विधि पूर्वक अधिकृत नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर कवर्ड अंडर सेक्शन 6? सेक्शन 6 के अंदर हमने कौन से जो है सामग्रियां आती हैं सेक्शन 6 के अंदर? हमने पढ़ी थी 3 चीजें, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, ओएमआर शीट। ठीक है, ये 3 चीज नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और ओएमआर शीट, तो डी इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 6 विच मेंटल एलिमेंट इज सफिशिएंट? वेरी इंपॉर्टेंट। अब पता है ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, फिर हमें लगता है क्वेश्चन कहां से आ गया। अब आपने पढ़ा है, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स बस ऐसे ही पढ़ के चले गए, उनको क्वेश्चन भी नहीं समझ आएगा। अंडर सेक्शन 6 विच मेंटल एलिमेंट इज सफिशिएंट फॉर लायबिलिटी रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन? ठीक है, धारा 6 के अनुसार जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में उत्तरदायित्व के लिए कौन सा मानसिक तत्व पर्याप्त है? आप लायबल हो कि आपने इंफॉर्मेशन दी है, उसके लिए कौन सा मेंटल एलिमेंट सफिशिएंट है? हमने 2 पढ़े थे, एक नॉलेज और दूसरा रीजन टू बिलीव। तो अब देखिए, एक तो होता है एक्चुअल नॉलेज होना, इसका जरूरी है, तो क्या एक्चुअल नॉलेज होना, वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है, या फिर इंटेंशन ओनली, या फिर रीजन टू बिलीव, या फिर डी केवल लापरवाही? तो कोई ओनली वाले जो वर्ड होते हैं तो बहुत नैरो कर रहे हैं, तो हमें नैरो पर तो नहीं जाना है। रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो रेस्ट्रिक्ट पर तो हमें नहीं जाना है, हमें देखना है बेस्ट आंसर। इसका आंसर है सी, रीजन टू बिलीव। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, ये जो सेक्शन 6 का क्लॉज बी है, उसने क्या यूज किया है? नोज और हैज रीजन टू बिलीव, देयरफॉर
इवन अ रीजन टू बिलीव इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, इसीलिए केवल वास्तविक ज्ञान ही नहीं बल्कि विश्वास करने का जो कारण है, ठीक है, वो भी उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, तो मैं लायबल हो जाऊंगी। ठीक है, सेक्शन 7 किस बारे में बात करता है? प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखो जो हमारा मेन एस्पेक्ट था ना सेक्शन 4, 5, 6 वो हमने पढ़ लिया, अब ये सिंपल है। सेक्शन 7 सिंपल बात कर रहा है परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर में कौन है ऐसा पर्सन जो एंट्री नहीं करेगा? तो सेक्शन 7 रेस्ट्रिक्ट करता है एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर टू ऑथराइज पर्सन ओनली। ठीक है, a person can enter the examination center only if he is interested with the work relating to public examination or engaged in the conduct of public examination or an examinee. ठीक है, any person who does not fall within these categories is prohibited from entering the premises of the examination center. तो धारा 7 के अनुसार परीक्षा के केंद्र में जो प्रवेश है केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। ठीक है, किनको प्राप्त होगा? केवल जो अधिकृत व्यक्ति हैं, और परीक्षा केंद्र में वही प्रवेश कर सकता है जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य हेतु नियुक्त है। ठीक है, या फिर सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में लगा है, या फिर परीक्षार्थी हो। जैसे कि अब मैं अगर बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, इंटरेस्टेड विद द वर्क, तो जैसे कि कोई व्हीकल है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ठीक है, तो पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड एंड वर्क मिला ना उसको, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर सकता है। दूसरे जो उसके एंगेज है कंडक्ट कराने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन, जो टीचर्स वगैरह लगे रहते हैं वो जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, और जो खुद एग्जामिनी है जो एग्जाम देने जा रहा है वो पर्सन एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकता है। तो ये 3 कैटेगरीज की बात की गई है, इसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता। इट मीन जो पेरेंट्स हैं ये सब नहीं जा सकते। ऑब्जेक्ट क्या है इसका उद्देश्य है जो परीक्षा की सुरक्षा, गोपनीयता तथा निष्पक्षता बनाए रखना है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट परमिशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर एक अभिभावक बिना अनुमति परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र प्रवेश कर जाता है तो उस पर सेक्शन 7 अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अलाउ नहीं है, आप उन 3 कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहे। तो सेक्शन 7 का अगर मैं एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो क्या है, सेक्शन 7 परमिट कर रहा है किस किस की एंट्री? जो इंटरेस्टेड है, जो एंगेज्ड है एग्जामिनेशन वर्क कंडक्ट कराने में, और जो एग्जामिनी है। तो इसका एमसीक्यू देखिए, who is permitted to enter the examination center under section 7। धारा 7 के अनुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश किसे प्राप्त होता है? एनी विजिटर, या फिर एग्जामिनी ओनली, या फिर पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन, पर्सन एंगेज्ड इन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जामिनी। इसका आंसर है सी, परीक्षा कार्य से जुड़ा व्यक्ति, परीक्षा संचालन में लगा व्यक्ति अथवा परीक्षार्थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे आरजीएस लेवल के क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हैं, क्योंकि जो जरूरी नहीं है कि आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपके लेवल भी बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने हर तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 7 का, अब आप देखेंगे तो अब जिसको ये सेक्शन का जिस्ट पता है वही ऑब्जेक्ट इसका बता सकता है। इंक्रीज कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों की संख्या को बढ़ाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 7 बात किसके बारे में कर रहा है। सेक्शन 7 बात करता है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री की जो है उसकी प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो एंट्री से रिलेटेड है। तो एक बात बताओ, सेक्शन जो 7 है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अभ्यर्थी है उनकी संख्या को बढ़ाना या फिर मेंटेन करना सिक्योरिटी एंड फेयरनेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिंपल सी बात है, परीक्षा की सुरक्षा एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सेक्शन 7 का ये ऑब्जेक्ट है। ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो कोई भी अनऑथराइज एंट्री ना हो जाए। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है अनऑथराइज एंट्री एंड प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सेक्शन 7 के आप सामने आप क्या लिख सकते हैं? अनऑथराइज एंट्री। ठीक है, अनऑथराइज एंट्री। देखिए जैसे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं ना, जैसे अनऑथराइज एंट्री लिखा है, सेक्शन 6 के आगे अनऑथराइज पर्सन लिखा है। आप इस तरीके से कीवर्ड्स लगाते हुए चलेंगे ना, देखना जब आपका ये एक्ट कंप्लीट होगा तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और मैं सारी चीजों पर इसलिए ध्यान दे रही हूँ ताकि एग्जाम के आते आते आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाकर परीक्षा की गोपनीयता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने किया है सेक्शन 5, 6 और 7। ठीक है, हमने 3 सेक्शन आज कवर कर लिए हैं। तो अब जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं,
अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इसका आगे का जो पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, ड्रॉप अ गुड कमेंट, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।